बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फौजी डंडे के बाद अदालती छत्रोल शुरू हो गई है इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर। इसीलिए इमरान नियाजी ने अब जनरल बाजवा के पांव पकड़ लिए हैं। पहले ये धमकियां देता है, पहले ये गिरबान पकड़ता है और उसके बाद पांव पकड़ के लेट जाता है। इमरान नियाजी ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है और 24 घंटे से पहले ही अपने दिए गए बयान से यू टर्न ले लिया है। तहरीक इंसाफ जिसकी आदत है, पहले ये धमकियों पर उतर आते हैं और फिर माफिया मांगने लग जाते हैं। पहले इन्होंने अदालतों को धमकियां दी, फिर फौज को धमकियां दी। बकायदा जनरल बाजवा का एबटाबाद जलसे में तो नाम लेके, नाम नहीं लिया था लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था। कहा था कि जी सिपह सालार, सिराजुद्दौला, वो सारी कहानी मैं आप दोस्तों को बताता हूं। लेकिन अब नियाजी ने 24 घंटे गुजरने से पहले ही जो है वो माफी मांग ली और हथियार डाल दिए हैं। दिलचस्प तफसीलात है, आप दोस्तों के सामने रखते हैं। पर्दे के पीछे हुआ क्या, आखिर इस नियाजी को यू टर्न क्यों लेना पड़ा पहले धमकी लगा के, वो आपके सामने रखेंगे और साथ साथ आप दोस्तों के सामने रखेंगे। आपको बताएंगे एक शख्स इमरान रियाज खान जो कि बड़ा ईमानदार बनता है, अपोजिशन के जो करप्शन है उस हवाले से बातें करता है, नियाजी के पांव चाटता है, नियाजी के ये जो है वो तारीफों के पुल बांध देता है और ऐसा लगता है इमरान रियाज खान से बड़ा ईमानदार कोई शख्स है ही नहीं। लेकिन अब एफबीआर ने अरबों रुपए की चोरी, टैक्स चोरी इस शख्स की पकड़ी है, इमरान रियाज खान की। वो पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा और आपको अंदाजा होगा कि इमरान रियाज खान इमरान नियाजी की इतनी हिमायत क्यों करता है। इतनी बढ़ चढ़ के इसके यूट्यूब पे जाएं, आप वीडियोस देखें, इसके ट्विटर पे जाएं, सोशल मीडिया देखें, ये बढ़ चढ़ के जो है वो अपोजिशन की मुखालफत कर रहा होता है और इमरान नियाजी की हिमायत कर रहा होता है। क्या फायदे इसने उठाए हैं, किस तरह इसने अरबों रुपए की टैक्स चोरी की है, वो पूरी तहलका खेज हकाइक है जो आप दोस्तों के सामने मैं रखने वाला हूं। जो दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं उन तक मालूमात पहुंचती रहे, पहली बार हमारे चैनल पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। साथ बेल आइकन का घंटी का निशान है, उसको दबा दीजिए ताकि फौरन आप बाखबर रहें, आप तक वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, मामला ये हुआ 2 दिन पहले एबटाबाद में नियाजी ने एक जलसा किया। उस जलसे के दौरान उसने एक तकरीर की और उस तकरीर में उसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रेफरेंस दिया। बाकायदा इशारा ही जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब था और उसने कहा था कि उनकी तरफ गद्दार कहा था कि जी धोखा दिया और ये सारी बातें उन्होंने की। फिर शहबाज शरीफ साहब आए कौमी असम्बली में। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में एक खिताब किया और उन्होंने इशारा दिया कि नियाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली। और जो अंदरूने खाना राना सनाउल्लाह खौफ की अलामत बने हुए हैं इस कौमी यूथ के लिए और इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ के लिए, राना सनाउल्लाह से जितने खौफजदा इमरान नियाजी है कोई और नहीं है। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, बड़ी अहम मालूमात है। मामला ये है, इमरान रियाज खान को आप देखते हैं बड़ी खुल के ये हिमायत करता है और इमरान जो अहमद खान नियाजी है उसकी हिमायत में ये जमीन और आसमान एक कर देता है और अपोजिशन को ऐसे ये तासुर देता है कि अपोजिशन जो है वो चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं। ठीक है, अच्छा होंगे, लेकिन लंदन की अदालतों से इनके हक में फैसले आते रहे। अब मामला यह है कि एफबीआर ने एक नोटिस भिजवाया इमरान नियाजी के चहीते इमरान रियाज खान को। इमरान नियाजी माल बनाता रहा था गोगी के जरिए, जो फरा गोगी है भाग गई है, उसको भगा दिया इमरान नियाजी ने। ये जो इमरान रियाज खान है ये टैक्स चोरी करके मुबैना तौर पे माल बनाता रहा था। अब एफबीआर ने एक नोटिस भिजवाया है। दिलचस्प बात यह है, जो हकाइक सामने आए हैं, ये ऐसी तरीके से टैक्स चोरी कर रहा था कि कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल जरूरत होती है। इसने एक ही साल में एक ही जमीन जिसकी कीमत इसने 3 करोड़ बताई, अगले साल 2 जमीनें जो है वो डिक्लेयर की और उनकी कीमत भी 3 करोड़ बताई। अब मामला यह है, जो इमरान रियाज खान को नोटिस भिजवाया गया है उसमें एफबीआर के नोटिस में कहा गया है कि इनकम टैक्स जमा करवाया गया है वो आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। यानी इमरान रियाज खान ने जो इनकम टैक्स जमा करवाया और जो उनकी आमदन है वो उससे मुताबिकत नहीं रखता। अब मामला यह है कि जराए बताते हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान माहाना कमाता है इमरान रियाज खान। साल 2020 में 1 करोड़ 55 लाख 45 हजार 858 रुपए आमदन जाहिर की गई। एक साल में कितनी जाहिर की? 2020 में 1 करोड़ 55 लाख 45 हजार 858 किसने? इमरान रियाज खान ने जाहिर की। अच्छा, अब माहाना कितना कमा रहा है ये यूट्यूब से? तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए माहाना कमा रहा है। नोटिस के मुताबिक इमरान रियाज खान ने सन 2020 में फिरोजवाला में 72 केनाल ज़रई अराजी की मिल्कियत जाहिर की, ताहम इस जमीन से होने वाली आमदन जाहिर नहीं की। जमीन की मिल्कियत जाहिर कर दी लेकिन आमदन जाहिर नहीं की।
اب نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے، آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف کے حامی اس ٹی وی اینکر کے ٹویٹر فالوورز کی تعداد میں 18 لاکھ اضافہ ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر نظر رکھنے والے بعض ماہرین کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر کے طور پر ابھرے ہیں، جو ماہانہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ماہانہ کماتے ہیں۔ تقریباً ان کے تقریباً 3 جو لاکھ یا کہہ لیجئے 3 ملین، تقریباً 30 لاکھ جو ہے وہ سبسکرائبر ہونے والے ہیں اس کے یوٹیوب پہ۔ ہو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹیکس بھی دو نا، ٹیکس چوری نہ کرو۔ ایف بی آر کے نوٹس کے مطابق اینکر کے اثاثوں میں پلاٹ نمبر 76 ملت ٹریکٹر امپلائیز سوسائٹی ظاہر کیا گیا، جس کی قیمت 3 کروڑ 65 لاکھ اور 3 کنال کا بتایا گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، کیا بتایا گیا کہ ایک اس کی زمین ہے جس کی قیمت مالیت کیا ہے 3 کروڑ 65 لاکھ 3 کنال کا بتایا گیا۔ پھر 2021 میں، یہ 2021 میں ظاہر کیا گیا پلاٹ نمبر 65 اور 67، یعنی 2020 میں ایک زمین ظاہر کی جاتی ہے، اس کی مالیت بتائی جاتی ہے 3 کروڑ 65 لاکھ، اور پھر 2021 میں 2 پلاٹ ظاہر کیے جاتے ہیں 65 اور 67، یعنی ایک سال بعد کے اثاثہ جات میں 2 پلاٹ ظاہر کیے، اور دونوں کی قیمت 3 کروڑ 25 لاکھ ہو گئی، یعنی وہ 3 کروڑ 65 لاکھ سے زمین کی اس کی قیمت گر گئی، جو ہے وہ 3 کروڑ 25 لاکھ ظاہر کی گئی۔ سال 2020 اور 2021 کے اثاثہ جات میں پلاٹ کی قیمتوں کا فرق ہے، یعنی 2020 اور 2021 کے جو اس کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں ان میں واضح فرق ہے۔ ایک پلاٹ 2020 میں 3 کروڑ کا اور 2021 میں 2 پلاٹ، اور ان دونوں کی قیمت ایک پلاٹ سے بھی کم ظاہر کی گئی، حالانکہ پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ یہ 2 نمبری جو ہے وہ یہ عمران ریاض خان کرتا رہا تھا، اور عمران خان کی یہ حمایت اس لیے کرتا رہا تھا کہ یہ چوریاں کر رہا تھا، یہ مال بنا رہا تھا مبینہ طور پہ۔ یہ جو ایف بی آر حقائق بتا رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی آمدن چھپا رہا تھا، یوٹیوب سے یہ بہت اچھا خاصا پیسہ بنا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، لیکن جو آمدن ظاہر کرنی ہے، ٹیکس چوری تو نہیں کرنی نا۔ آپ عمران خان جب کہتا تھا عوام کو ٹیکس دو، تو یہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو کہتا تھا کہ بڑی زبردست انقلابی تبدیلی لا رہا ہے عمران خان، اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ کر دیا ہے، خود جو ہے وہ یہ ٹیکس چوریاں کر رہا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے، عمران نیازی اپنی جو چوری ہے، اپنی جو کرپشن ہے، وہ گوگی کے ذریعے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے اب یہ دھمکیوں پہ اتر آیا ہے، باقاعدہ لانگ مارچ کا پلان بنا رہا ہے، جلسوں میں اب یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دھمکیاں لگا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ للکار رہا ہے۔ جو اس نے بات کہی ایبٹ آباد جلسے میں، باقاعدہ سراج الدولہ کا اور میر جعفر کا حوالہ دے کے، 24 گھنٹے نہیں گزرے اس نے یو ٹرن لے لیا۔ اندازہ لگائیے یہ نیازی کتنا بزدل آدمی ہے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے اور اپنی بات پہ یہ قائم نہیں رہ سکا۔ وہ پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں، جن دوستوں نے جو نہیں دیکھا، کہ اس نے کہا کیا تھا ایبٹ آباد جلسے میں۔ میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے۔ اب معاملہ یہ ہے، جب شہباز شریف صاحب اسمبلی میں آئے، قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے حوالہ دیا، یہ جو اس نے تقریر کی ہے نیازی نے، اس کے بعد اس پر پرچہ کٹے گا، اس پر کیس بنے گا، باقاعدہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں وہ بھی تحش میں تھے، وہ بھی غصے میں تھے کہ یہ ہمارے چیف کو جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اس طرح۔ پھر یہ نیازی منظر عام پر آیا اور اس نیازی نے کہا میری مراد تو شہباز شریف اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب تھے، انہیں میں میر جعفر کہہ رہا تھا، بھیا وہ سپہ سالار تو نہیں ہو سکتے نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نہ تو فوج پوری دودھ پیتی ہے، نہ جنرل باجوہ جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں۔ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس نیازی کو بالکل اندر سے جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ جو نیازی اب یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو قوم یوتھ جو ہے اس نیازی کے اس جھوٹ کو خرید کے آگے پھیلائے گی کہ نہیں جی نیازی کا مطلب تو وہ نہیں تھا، تو یہ نیازی کا جو مطلب ہے وہ سب سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین پاک فوج کے خلاف چل رہی ہے، باقاعدہ جنرل باجوہ کے خلاف چل رہی ہے، باقاعدہ جنرل باجوہ کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ آئیے سیاست میں مداخلت کیجئے، لیکن فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے گی، اور حکومت کو انہوں نے کہا ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ خوف کی علامت بنا ہوا ہے تحریک انصاف، عمران خان، شیخ رشید، ان کے لیے رانا ثناء اللہ نے کمر کس لی ہے،
और नियाजी को भी मालूम है, और नियाजी ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि मुझे या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लॉन्ग मार्च इनका जो इसने ऐलान करना है 20 तारीख के बाद, उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर इसको नजरबंद कर लिया जाएगा या इसके गले में पट्टा डाला जाएगा कि इसको काबू में रखा जाए, इसको हाथ में रखा जाए, क्योंकि ये आसपास जाने की कोशिश कर रहा है ना, पट्टा जो है वो खुला हुआ है अभी, तो पट्टा इसके गले में डाल के इसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। उसकी सारी तैयारी कर ली गई है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा डायरेक्शन दे दी है, राना सनाउल्लाह तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनकी चीखें और निकलेगी, इस नियाजी का रोना और होगा। पहले ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पड़ा था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब छतरोल की, बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको छतरोल की। जो जस्टिस उमर अता बंदियाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि 12 जजेस ने मुझे कहा था, ये तकरीरों में कहता है ना रात के 12 बजे क्यों खोल दी थी आपने अदालतें, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा 12 जजेस मेरे पास आए, उन्होंने कहा आइन शिकनी हुई है, आइन तोड़ा गया है, असेंबली तोड़ी गई है, और इस नियाजी ने जो है वो आइन को पामाल किया है, इसीलिए हमने सो मोटो नोटिस लिया और 12 बजे अदालतें हमने इसलिए खोली कि आइन पर अमलदारी हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो जब आइन की तशरीह करती है तो आइन पर अमल दरामद भी करवाए, इसलिए हमने रात के 12 बजे अदालतें खोली थी और आइंदा भी खुलेंगी अदालतें। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद को कहा अतर मिन्नल्ला ने, जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने, कि जो ये कोर्ट्स हैं ये 24 घंटे काम करती हैं। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी वो रात को खुली थी, 2014 में तुम्हारे धरने के लिए रात के 11 बजे जो है वो तुम्हारे जो कारकुनान थे उन्हें रिहा किया गया था। तो अब मामला ये है, नियाजी के हक में जो फैसले आए वो इसको बहुत अच्छे लगते हैं, नियाजी के खिलाफ जो फैसला आए वो सब गद्दार होते हैं। अब तो यहां तक ये कहने पे आ गया है जलसों में कि जो अल्लाह ताला है कयामत के दिन आपसे पूछेगा कि अवाम से कि इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आप खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे। तो ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया है ज़हनी तौर पे, ज़हनी सतह पे। अगर नियाजी को कंट्रोल करना है तो इसके गले में पटरा डालना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा, तभी ये काबू में आएगा, वरना ये इंतशार फैलाता रहेगा, लोगों को उकसाता रहेगा और रियासत के इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ ये बगावत पे उकसाता रहेगा। इसके खिलाफ केस कीजिए, इसको पकड़िए, इसको जेल में डालिए, इसको कैद कीजिए और इसका इलाज करवाइए, ज़हनी इलाज करवाइए, तभी जो है वो इस मुल्क में अमन आ सकता है, तरक्की हो सकती है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।